ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो बहुत आलसी है, इतना कि उसे बिस्तर से उठने में भी आलस आता है, लेकिन वो सोते सोते हमारी तरह बड़े बड़े सपने देखता है। उसका सपना होता है एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनने का, वो भी बिना मेहनत किए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक इतिहासकार वी योनहो एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। उसके सिलसिले में वो माउंटेन में बसे शाओलिन टेम्पल में आया होता है। उस टेम्पल में एक मॉन्क बैठे होते हैं जिन्हें लिविंग बुद्धा कहा जाता है। उनका नाम मास्टर मुसान होता है। वो शांत स्वर में कहते हैं, तुमने कहा तुम वी योनहो के बारे में जानना चाहते हो। उस पर सामने बैठा इतिहासकार कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं उनके इतिहास के बारे में सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ। मास्टर मुसान कहते हैं, वी योनहो द रेडियंट मार्शल सोवरेन यानी तेजस्वी मार्शल सम्राट, वो एक बहुत ही दयालु और सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान था। लगता है बुद्धा ने खुद उसे हमारे पास भेजा था। जो सुना उसे लिखते हुए इतिहासकार कहता है, ओह तो मैं सही सोच रहा था। तो आप मुझे बताइए उसकी एवरीडे लाइफ कैसी थी। उसकी आदतों और रूप की बात करते हुए मास्टर मुसान कांपने लगते हैं। फिर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से कहते हैं, ओके फक इट, मैं और नहीं कर सकता। ये सुन इतिहासकार हैरान हो जाता है कि वो मौन होकर गाली क्यों बक रहा है। फिर इतिहासकार दूसरी जगह वी योनहो की जानकारी निकालने जाता है। वो जगह होती है हुबेई पेंग क्लान। वहां भी उसे सेम रिएक्शन मिलता है। उसे क्लान से बाहर फेंक दिया जाता है। जिसने बाहर फेंका वो होता है क्लान का सुप्रीम एल्डर पेंग डोग्युक। वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैं वी योनहो का नाम सुन सुनकर थक गया हूँ, तुम जैसे पागल घटिया लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं। फिर आदेश देता है कि सॉल्ट की एक पूरी बैग बिखेर दो, जिससे ऐसे लोग यहाँ फिर से ना आ पाए। ये सुनकर तो इतिहासकार के होश उड़ जाते हैं। इतिहासकार हमें भागते हुए वी योनहो के बारे में जानकारी देता है। वी योनहो रेडियंट मार्शल सोवरेन यानी तेजस्वी मार्शल सम्राट, एक ऐसी लेजेंडरी फिगर जिसने अराजकता के युग को समाप्त किया। एक सच्चा सज्जन, एक महान योद्धा और ऐसा चिवेलरस वॉरियर जिसे सारी दुनिया याद करती है। कुछ लोग उसे इतिहास का गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, तो कुछ उसे ग्रेटेस्ट चिवेलरस वॉरियर यानी महानतम शूरवीर योद्धा मानते हैं। लेकिन फिर भी क्यों सब लोग उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। एक इतिहासकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतिहास के छिपे हुए हर पहलू को उजागर करके लोगों के सामने रखूं, और शायद आज मुझे आखिरकार उसकी सच्चाई जानने को मिल जाएगी। तभी वो एक बूढ़े इंसान के पास रुकता है। ये होता है बेगर सेक्ट का डिवाइन मैड डॉग, जो हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें शाओलिन और हुबेई के पेंग क्लान से भगा दिया गया। इतिहासकार कहता है, मैंने जैसे ही वी योनहो का नाम लिया उन सबका रिएक्शन लगभग एक जैसा था। मैड डॉग कहता है, बिल्कुल वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। इतिहासकार कहता है, वो ऐसा क्यों? फिर मैड डॉग समझाना शुरू करता है। हमें 100 साल पहले ग्वांगडोंग के वी क्लान का फ्लैशबैक दिखता है और बताया जाता है कि वह सबसे घटिया इंसान था। हम उसे बिस्तर पर लेटा देखते हैं। वह कहता है कि वह सबसे ताकतवर बनना चाहता है, और तब वह सिर्फ 12 साल का था। एक लड़का था जिसने हेवंस के नीचे सबसे महान बनने का सपना देखा था। गांव के शौर्य के साथ बड़ा हुआ, इसलिए वह पहले से जानता था कि सबसे ऊपर पहुंचने का सबसे फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है, और वह रास्ता था सिर्फ रिलेंटलेस एफर्ट यानी लगातार मेहनत के जरिए। और वह कहता है कि चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी दिक्कत थी। वह खिड़की से बाहर देखता है, सूरज डूबता दिखता है और कहता है कि अब शुरू करने में देर हो चुकी है। वह उठता है, फिर से बाहर देखता है और फिर घुमड़ी में सुमड़ी कर फिर लेट जाता है। वह कहता है, क्या शर्म की बात है, आज सबसे महान बनने की फाउंडेशन रखने का पहला दिन था, अफसोस कि ऐसा ना हो सका। और फिर वह कहता है, आज मैं आराम से सोऊंगा और कल ट्रेनिंग करूंगा। थोड़ी देर बाद कोई उसके कमरे में आता है और कहता है कि उठो। योनहो नहीं हिलता। इस वजह से वह आदमी चिल्लाता है कि उठ जा। योनहो उठकर बैठता है और पूछता है, आप क्यों आए हो? यह उसका पिता है, साथ ही ग्वांगडोंग के वी क्लान का पैट्रियार्क और राइटियस चिवलरस सोर्ड्समैन वी जुंगहान। उसके पिता पूछते हैं, तुझे समय का अंदाजा है? योनहो कहता है, मैंने सूरज देखा। पिता पूछते हैं, फिर भी तू बिस्तर में क्यों है? वह कहता है, क्योंकि सूरज डूब रहा था। उसका पिता पूछता है, तुझे पता है तू कितने दिन से कमरे में लेटा हुआ है? योनहो कहता है, लगभग 2 या 3 दिन, लेकिन शायद 2। उसके पिता कहते हैं, पूरे 4 दिन हो चुके हैं और तू 4 दिन से कंबल में लिपटा पड़ा है। तेरी पीठ में दर्द नहीं हो रहा क्या? 3 दिन बाद तो भालू भी पलट जाता। योनहो हंसते हुए कहता है, मैं कभी कभी उठता हूं, मेरी इतनी चिंता मत करो। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर उन्हें समझाते हुए योनहो कहता है कि उसने सच में ट्रेनिंग की। उसके पिता पूछते हैं कि कैसी रही? योनहो कहता है, जैसे ही मैं आंखें खोलता सूरज डूब रहा होता। उसके पिता पूछते हैं, इसका क्या मतलब? फिर योनहो कहता है, जब सूरज डूबे तो सोना चाहिए,
ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग कर सकें। ये सुनकर उसके पिता उसका बिस्तर पलट देते हैं और चिल्लाते हैं, आज मैं तेरी ये घटिया आदत सुधार के रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है। झुंगहान ऑफिस में परेशान बैठे होते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटर बैंक उनसे पूछता है, क्या फिर से सेकंड यंग मास्टर के बारे में है? झुंगहान कहते हैं, और किसकी बात हो सकती है? बैंक कहता है, चिंता मत करो, वह जल्द समझदार हो जाएगा। झुंगहान सिर पकड़कर कहते हैं, यह सब मेरी गलती है। जब योनाहो 2 साल का था, वह मार्शल ड्यूल यात्रा पर निकल गया। अपनी पत्नी हंसांग, बड़े बेटे सानहो, छोटे बेटे योनाहो और तब उसके पत्नी के पेट में पल रही बेटी सेरेन को छोड़कर जब जा रहा था, तब उसे लगा था कि 2 साल में लौट आएगा, लेकिन कई घटनाओं में फंस गया और वह फाइनली 8 साल बाद लौटा। पूरा क्लान उसका स्वागत करता है और उसे इस यात्रा में राइट्स चिवलर्स सॉर्ड्समैन की उपाधि मिली। लेकिन जो उसने खोया वह उससे बड़ा था। जब वह लौटा तब उसकी कभी शांत पत्नी अब शेरनी जैसी हो गई थी। कहती है कि 8 साल बहुत ज्यादा हैं, और उसका प्यारा बेटा, जो उसे लगता था कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आलसी बैल बन चुका था। झुंगहान फिर गहरी सांस छोड़ता है। बैंक कहता है, चिंता मत करो, एक रास्ता जरूर है। ये सुनकर झुंगहान गंभीर होकर कहता है, कौन सा रास्ता? बैंक याद दिलाते हुए कहता है, क्या आप उसे भूल गए? वो जल्द आ रहा है। झुंगहान को उसकी याद आते ही वो खुश हो जाता है। बैंक कहता है, 3 साल बाद वह अकादमी से वापस आ रहा है। झुंगहान हंसता है, कहता है, योनाहो की अब खैर नहीं, क्योंकि एक ही इंसान है जिससे वह सच में डरता है। योनाहो अपने कमरे में होता है, तभी योनाहो को अचानक ठंडी लगती है। वह मुड़कर देखता है और देखता है कि उसका भाई सानहो उसे घूर रहा है। अपने बड़े भाई को देख उसकी फट जाती है। सानहो पूछता है, कितनी देर से तू सो रहा है? बात घुमाते हुए योनाहो कहता है, तुम यहाँ कब आए? सानहो कहता है, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। इस पर वो अपना सिर खुजाने लगता है। सानहो उसे गुस्से से घूरता है। उसकी आंखें देखकर वो फटाक से बोलने लगता है, ऐसा नहीं है जैसा वह सोच रहा है। मैं सुबह बहुत ट्रेनिंग की और उसे थक गया, इसलिए बस झपकी ले रहा था। और मन में कहता है, साला ये कब आ टपका? सानहो पूछता है, तूने सच में ट्रेनिंग की? योनाहो कहता है, हाँ। उसका भाई कहता है, उस मोमबत्ती को तलवार से काट कर दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि 3 साल में कितना सुधार हुआ है। योनाहो बेड से उठता है, तलवार पकड़ता है। फिर सानहो कहता है, शुरू करो। योनाहो बहाना बनाते हुए कहता है, हम घर के अंदर हैं और ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन सानहो थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, वह सब देख लेगा, बस तूने क्या सीखा है वो दिखा मुझे जल्दी। योनाहो कहता है, ठीक है, और मन में बोलता है, आज तो मेरे एल लगने वाले हैं, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। वह तलवार घुमाता है और उसे सामने तानता है। वह रुकता है, फिर तेजी से दौड़ता है और कई तलवार तकनीकें करता है। उसका भाई हैरान होता है जब योनाहो सोअरिंग ड्रैगन नाम की तकनीक करता है। वह तलवार के साथ घूमता है और काफी दूर जाकर रुकता है। वह पलटकर मोमबत्ती की तरफ देखता है, लेकिन मोमबत्ती को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर योनाहो कहता है, मेरे तो लग गए। सानहो ये तमाशा देखकर ठंडे लहजे में कहता है, 3 साल गुजर गए। 3 साल बहुत होते हैं एक स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने के लिए और अगले लेवल में जाने के लिए, लेकिन तू तो 3 साल पहले जैसा था उससे भी बेकार हो गया है। और वहां से चला जाता है। रात को डिनर के समय पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। योनाहो भाई को देख मन में बोलता है कि आज तो खाना पचने नहीं वाला। झुंगहान पूछता है, अकादमी कैसी रही? सानहो कहता है, ठीक थी। उसके पिता पूछते हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उस पर वह कहता है, अगर कोई कठिनाई ना हो तो वह ट्रेनिंग कैसी? और मैं मानता हूं कि चुनौतियां जरूरी हैं। झुंगहान गर्व से कहता है, तुमने बहुत सहा है। लेकिन सानहो कहता है, मुझसे ज्यादा आपने सहा है पिताजी। झुंगहान पूछता है, कोई और बात? सानहो अपनी चॉपस्टिक नीचे रख देता है और कहता है कि उसे योनाहो की बात करनी है। ये सुन सब चिंतित दिखते हैं और योनाहो सोचता है, मैंने क्या किया? और उसे पता चल जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। सानहो कहता है, मैं उसे अपनी मार्शल अकादमी में ले जा रहा हूँ। ये सुन योनाहो के होश उड़ जाते हैं। मैड डॉग कहानी सुनाते हुए कहता है, इसी वजह से मास्टर मुसान और पेंग डोग्युक सिर्फ वी योनाहो का नाम सुनकर दांत पीसते हैं। फिर से कहानी की तरफ आते हुए कहता है, यहीं से उसकी ग्रेट हिस्ट्री की शुरुआत हुई और किसी ने सोचा नहीं होगा कि वही आलसी लड़का एक दिन पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। और फिर से योनाहो पर आते हैं, जो अपने भाई के साथ मार्शल अकादमी जा रहा होता है। वे घर से अभी अभी निकले थे। तभी योनाहो अपने भाई से कहता है, मैं थक गया हूँ, चलो आराम करते हैं।
योनहो को जबरदस्ती एकेडमी के लिए जाना पड़ता है। जाते वक्त योनहो पीछे मुड़कर अपने परिवार की तरफ देखता है। उसकी छोटी बहन सुर्योन रो रो कर उसे जाने से मना कर रही होती है। उसके पिता उसे कहते हैं एक तगड़ा मर्द बनकर लौटना। उसकी माँ बस यही कहती है कि वह अपना ध्यान रखे और सुखरूप घर पहुँचे। वे जानते थे कि वे उसे रोक नहीं सकते, भले ही उसे जाते देख थोड़ा दुख हो रहा था। योनहो छोटी बहन को रोने से मना करता है और कहता है कि वह जल्दी वापस आएगा। वह हाथ हिलाकर विदा लेता है, जबकि उसका पिता हंस रहा होता है। इस पर संग कहती है हंसना बंद करो। जैसे ही वे यात्रा पर निकलते हैं, सन्हो के लिए तो ये यात्रा काफी आसान होती है, लेकिन इसके उलट योनहो तो थक कर चूर चूर हो चुका होता है। वह पूछता है कि क्या वे लगभग पहुंच गए हैं। उस पर सन्हो कहता है कि अभी सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। ये सुन योनहो हैरान होकर कहता है क्या पूरे 10 दिन? सन्हो शांत स्वर में कहता है कि अगर उसे घुड़सवारी आती होती तो वे 5 दिन में पहुंच जाते। योनहो चिल्लाकर कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि उसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है। सन्हो कहता है तूने कभी घुड़सवारी सीखने का ट्राई भी नहीं किया। योनहो कहता है लेकिन अब तो सवारी कर रहा हूँ ना। इस पर उसका भाई कहता है कि वह उसे दोष नहीं दे रहा, बस उसके सवाल का जवाब दे रहा है। योनहो कहता है कि हमें आराम करना चाहिए और पूछता है क्या तुझे पता है कि पहाड़ी कितनी खड़ी है, कितना दर्द होता है, लगता है मेरी पीठ टूट जाएगी और पिछवाड़ा फट जाएगा। फिर वो मैदान में एक पेड़ की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो लोग भी आराम कर रहे हैं। सन्हो देखता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि वे बस सो नहीं रहे हैं। वह घोड़े से उतर जाता है। ये देख योनहो पूछता है कि वह क्या कर रहा है। सन्हो पास जाकर देखता है कि लाशों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और योनहो फिर से पूछता है कि वह कर क्या रहा है। उस पर सन्हो कहता है कि हम बहुत देर से पहुंचे हैं क्योंकि ये सभी लोग मर चुके हैं। ये सुन योनहो चिल्लाने लगता है। सन्हो उसे कहता है ये देख। वह एक आदमी के कपड़े हटाता है और उसकी छाती पर फूल के आकार का घाव दिखाता है। सन्हो कहता है कि इस मार्शल आर्ट को प्लकिंग फ्लावर पाम कहा जाता है। योनहो पूछता है कि ये कैसा नाम है। सन्हो कहता है कि इसे पहले क्रिम्सन फ्लावर पाम कहा जाता था, लेकिन इस मार्शल आर्ट का वेस्टर्न प्रोविंस के यिन डीमन यानी एक बलात्कारी ने इसका दुरुपयोग कर बहुत सारे बुरे काम करता रहा, इसलिए इसका नाम बदलकर प्लकिंग फ्लावर पाल्म रख दिया गया। योनहो पूछता है क्या वह कह रहा है कि आसपास कहीं एक बलात्कारी घूम रहा है। सन्हो कहता है कि वह यिन डीमन पहाड़ पर चढ़ती महिलाओं को निशाना बनाता है और ये लाशें इस बात का संकेत हैं कि उसने किसी महिला को पाने की कोशिश में इन लोगों पर घात लगाकर हमला किया होगा। मतलब यहीं आसपास कहीं ना कोई महिला खतरे में है। वह जमीन से उड़कर अपने भाई से कहता है तुम यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ, और वह सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। अपने बड़े भाई को जाते देख वह जोर से चिल्लाता है तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इन बदबूदार लाशों के बीच रहकर इस प्लेस को गार्ड करूं? फिर जोर से भैया कहता है, लेकिन तब तक सन्हो बहुत दूर जा चुका होता है। जब उसे पता चल जाता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, फिर बगल में देखकर बुरा सा मुंह बनाता है क्योंकि उसके पास अब 2 घोड़े हैं और सड़ती हुई लाशें हैं जो बदबू मार रही होती हैं, और वह कहता है मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। उसे अपने भाई का इंतजार करते करते रात हो जाती है। इस वजह से वह चिल्लाकर कहता है झूठे, अब तक लौटे क्यों नहीं? अगर ऐसा ही होना था तो मुझे भी साथ ले जाते। फिर सोचता है क्या हुआ होगा अगर कुछ ना हुआ होता तो वो अब तक लौट आता। तभी उसे कुछ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से घोड़े को पकड़कर वह सोचता है कि अगर वह ऐसे ही खड़ा रहा तो किसी बाघ का शिकार बन जाएगा। तभी उसके पीछे बिजली चमकती है, इससे वो डर जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। उससे वह भीग जाता है। फिर वह ऊपर आसमान में देखकर कहता है अब वह सच में फंस गया है। फिर उसकी चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वह घोड़ों को धक्का मार रहा होता है क्योंकि उसे घोड़ों को चलाना आता ही नहीं। वह कहता है मैं अब क्या करूं? वह दोनों लाशों को घोड़ों पर लादकर पहाड़ी पर चढ़ा रहा है। कहता है कि उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता क्योंकि वे जंगली जानवरों का शिकार बन सकती हैं। वह उन्हें दफना भी नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है और अब उसे किसी शरण की जरूरत है जहां वह रुक सके। और घोड़े को जल्दी आगे बढ़ाने के चक्कर में वह उसे जोर से धक्का देता है, लेकिन गलती से घोड़े के नींबू को टच हो जाता है। इस वजह से घोड़े का दिमाग खराब हो जाता है और वह उसे जोर से लात मारता है। इस वजह से योनहो चिल्लाते हुए पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, सिर, पीठ और फिर सिर से टकराते हुए झाड़ियों में गिरता है। वह कराहते हुए कहता है उस कमबख्त घोड़े पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक गुफा में है और यहाँ बारिश नहीं हो रही। वह खुशी से चिल्लाता है। आखिरकार उसे शरण मिल ही गई। घोड़े भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, अब भी लाशें लादे हुए। योनहो उन्हें एक चट्टान से बांध देता है और कहता है हे भगवान, मैं घोड़ों को मार भी नहीं सकता। फिर अपने कपड़ों को देखकर कहता है हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? लोग कहते थे सफर कठिन होता है, अब समझ आ गया। उसने गुफा के बाहर एक निशान छोड़ दिया है ताकि उसका भाई उसे ढूंढ सके, लेकिन फिर भी वह थोड़ा चिंतित है। ये सोचकर कि अब क्या किया जाए, वह लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है।
लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह कहता है, क्या मेरा भाई ठीक होगा? फिर करवट बदलकर कहता है, मुझे पता है वह कितना पावरफुल है, वह जरूर वापस आएगा, हाँ वह जरूर लौटेगा। सोचते सोचते वह गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन घोड़े उनकी रस्सी चबा जाते हैं और बाहर चले जाते हैं उसे अकेला छोड़कर। सुबह निकलती है और फिर ढल भी जाती है, लेकिन ये कुंभकर्ण भाई साहब पूरा दिन जमीन पर मजे में सोते रहते हैं। लेकिन तभी एक अजीब ऊर्जा उसे घेर लेती है और वह नींद में ही हवा में उठने लगता है। वह गुफा की छत की ओर उठते हुए दीवार में समा जाता है, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जब वह होश में आता है तो सोचता है कि वह ये क्या देख रहा है, क्योंकि वहां एक हरी रोशनी तैर रही है। वह कहता है, मैं कहाँ हूँ? ये गुफा जैसा ही है, और सोचता है कि शायद वह उसी गुफा में है, लेकिन नींद में लुढ़कते हुए गहराई में आ गया है। तभी एक आवाज उसे नसीब वाला कहकर बुलाती है, जिस वजह से वह डर के मारे चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर वह एक चमकते गोले को देखता है जो उसे कहता है कि मैं वेलकम करता हूं जो यहाँ अपने भाग्य को ढूंढने आया है। फिर अपना इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है, मैं हूं रेडिएंट स्वॉर्ड का उत्तराधिकारी लिमिटलेस व्हाइट। योनहो पूछता है, क्या ये चमकता गोला है जो मुझसे बात कर रहा है? गोला कहता है, मैं शारीरिक रूप से यहाँ नहीं हूं, लेकिन मेरी विल समय और स्थान से परे से बोल रही है। यदि तू मेरी विल को स्वीकार करता है तो तू दुनिया पर राज करेगा। योनो घबरा जाता है और कहता है, ये तो कोई भूत है, और दुबक के जमीन पर बैठ जाता है। गोला उसे डरने से मना करता है और कहता है, मैं पहले ही मर चुका हूँ, बस ये मेरी विल बाकी है। मैंने ये सब उसके लिए तैयार किया है जो यहाँ मेरे बाद आएगा, इसलिए नसीब वाले इंसान इसे बिना संदेह के स्वीकार करो। योनो कहता है, ये सब बहुत परिचित लगता है, एक गुफा, कोई इंसान नहीं और एक बूढ़े आदमी की अंतिम विल। फिर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, ये तो वो फेटेड एनकाउंटर यानी भाग्य का मिलन वाला सीन है जो मुरिम कहानियों में होता है। अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है, स्वर्ग उसे उसकी अच्छाई के लिए इनाम दे रहा है। अब अगर वो यहीं ताकतवर बन जाए तो उसे मार्शल ट्रेनिंग एकेडमी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो गोला उसे बताता है, समय नहीं है उत्तराधिकारी, मेरी स्वॉर्ड को अपनाओ और दुनिया में न्याय बहाल करो। मैं तुम्हें अपनी रेडिएंट स्वॉर्ड स्टाइल सौंपता हूँ, अब निरंतर अभ्यास करो और अपनी कला को निखारो। योनो बस उनकी हर बात पर हाँ करता जा रहा होता है। गोला कहता है, अगर तुम्हारी रगों में मेरा खून है तो तुम्हारा टैलेंट भी शानदार होगा। अगर तुम यहाँ 30 साल तक अभ्यास करो, इससे तुम मेरी शक्ति का थोड़ा अंश भी दोहरा सकोगे। ये सुन योनहो के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो मुंह फुलाकर पूछता है, क्या उसने सही सुना? क्या वाकई 30 साल? गोला कहता है, हाँ बस 30 साल ही तो हैं। योनो कहता है, एक मिनट रुको, मुझे नहीं लगता कि मैं वही नसीब वाला हूँ, कृपया किसी दूसरे बंदे को ढूंढो। गोला एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर चिल्लाते हुए पूछता है कि उसका क्या मतलब है? योनो हंसते हुए कहता है कि वो इससे बेहतर है कि वो इसे छोड़ दे, बजाय 30 साल यहीं रहकर ट्रेन करे। मैड डॉग इतिहासकार को कहानी सुनाते हुए कहता है, तुझे पता है ये मुलाकात अपने आप में वी योनहो के लिए एक चमत्कारिक तोहफा थी। ये वही इंसिडेंट था जिसने आलसी योनहो को इनविंसिबल अजेय बना दिया। योनहो उस गोले को कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और वहां से कल्टी मारने लगता है। तभी गोला चिल्लाता है कि रुको। इससे योनहो रुककर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी आकार ले रहा है। वो बूढ़ा कहता है कि एक सेकंड रुको, ये कोई और नहीं लिमिटलेस विहाइट होता है। योनहो उसे देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तू एक स्कैमर है। इस पर लिमिटलेस विहाइट हैरान होकर कहता है, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाओ? उस पर योनो कहता है, तुमने किसी महान व्यक्ति की तरह दिखावा किया, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो असली चेहरा दिखा दिया। फिर लिमिटलेस विहाइट कहता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं वास्तव में एक ऐसी विल हूं जिसने अपना फिजिकल बॉडी त्याग दिया है। इस पर योनहो थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर कहता है, एक विल जिसने भौतिक शरीर त्याग दिया। फिर वो चिल्लाते हुए उसके सिर पर मुक्का मारता है, लेकिन वो मुक्का उसे हिट करने की बजाय उसके शरीर से आर पार चला जाता है, जिससे योनहो गिर जाता है। उसकी हरकतें देख लिमिटलेस विहाइट कहता है, तू कर क्या रहा है? लेकिन योनहो की अभी जो हुआ उससे फट चुकी होती है। वो डर कर चिल्लाने लगता है, भूत? क्या तू सच में भूत है? इस पर लिमिटलेस विहाइट कहता है, नहीं मैं कोई भूत नहीं हूं। ये एक टेक्निक है जिसे ट्रांसमिग्रेशन ऑफ विल कहते हैं, जो केवल वे मार्शल आर्टिस्ट कर सकते हैं जिन्होंने एक्सट्रीमली हाई रियल्म प्राप्त की हो। इस पर योनहो कहता है, सिंपली कह दो कि तू भूत है। इस पर वो गुस्से होकर कहते हैं, एक बार कहना कि मैं भूत नहीं हूं। अब फिर से वर्तमान में मैड डॉग कहता है, और इस तरह वी योनहो अपने गुरु से मिला। इतिहासकार पूछता है, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ विल, क्या तुम कह रहे हो कि वो सच में एग्जिस्ट करती है? फिर मैड डॉग कहता है, ये एक तकनीक है जो केवल अत्यंत हाई रियल्म के मार्शल आर्ट योद्धा ही कर सकते हैं। फिर इतिहासकार कहता है, तो फिर वह योद्धा कौन है जो ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है?
फिर मैड डॉग कहता है, वो वही है। क्या तुम स्वॉर्ड एम्परर को जानते हो? उस पर इतिहासकार कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। कहा जाता है कि वो अब तक का सबसे महान योद्धा है। क्या वो वही व्यक्ति नहीं है जो मायरिएट स्वॉर्डबैक क्लैन का सबसे महान योद्धा था, जिसका नाम मार्शल दुनिया के इतिहास में हमेशा रहेगा? फिर मैड डॉग कहता है, हाँ, वही बैकमोहन, डू रेडिएंट स्वॉर्ड, वो व्यक्ति जिसे बाद में स्वॉर्ड एम्परर कहा गया, वही रेडिएंट मार्शल सोवरेन वी एओनहो का मास्टर था। इस पर इतिहासकार चौंकते हुए कहता है, सर सच में? लेकिन वो तो 300 साल पहले हुआ करते थे। फिर मैड डॉग कहता है, बिल्कुल सही, वो एक बीते युग की महान शख्सियत थे। फिर भी ये एक सच्चाई है कि वो वी एओनहो से मिले थे। फिर इतिहासकार कहता है, ये सच में अद्भुत है। तो क्या फिर एओनहो ने तुरंत उन्हें अपना शिष्य बनाने को कहा होगा? इस पर मैड डॉग कहता है, वी एओनहो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। तलवार सम्राट, जिसने देखा कि 300 सालों में कोई उत्तराधिकारी नहीं आया, किसी भी हालत में उसे एक शिष्य बनाना ही था। फिर से हम लिमिटलेस वाइट यानी मुहान को देखते हैं, और अब से हम इन्हें मुहान ही कहेंगे। मुहान चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें मेरा शिष्य बनना ही होगा। इस पर एओनहो फुल एटीट्यूड में अपने हाथ पीछे रखकर कहता है, अरे तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? मैं तो बैक क्लैन का सदस्य भी नहीं हूं। मैं तो वैसे भी नहीं सीखना चाहता। मैं जा रहा हूं। फिर मुहान गुस्से से कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? और वो अपना हाथ फैलाकर अपनी पावर से एओनहो के सामने एक बड़ी पत्थर की दीवार खड़ी करके केव बंद कर देते हैं, जिससे एओनहो हैरान हो जाता है। इस पर मुहान हंसते हुए कहते हैं, देख रहे हो, ये एक पत्थर का दरवाजा है, 3.3 मीटर मोटा। तुम्हारी अभी की ताकत से इसे उठाना या तोड़ना तो दूर की बात है, तुम इसका सपना भी नहीं देख सकते। फिर उसके पास आकर कहते हैं, लेकिन जानते हो, अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट सीख लो तो इस पत्थर के दरवाजे को कागज की तरह काट सकते हो। इस पर एओनहो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, अब कोई चारा नहीं, और वो अपने कपड़े से कुछ निकालने लगता है। इस पर मुहान कहता है, मैं कह रहा हूं, तुम्हारी अभी की ताकत से तुम इस दरवाजे को काट नहीं सकते। और हम देखते हैं कि एओनहो उस दरवाजे को अपनी तलवार से खुरचने लगता है। इसकी ये हरकत देख मुहान पूछते हैं, तू कर क्या रहा है? फिर एओनहो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं एक सुरंग बना रहा हूँ, चाहे कितना भी कठोर हो, ये सिर्फ पत्थर है। अगर मैं इसे मेटल से रगड़ता रहूं तो ये थोड़ा थोड़ा घिसेगा। 1-2 साल में शायद मैं इसे तोड़ ही दूं। इस पर मुहान थोड़े गुस्से से कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम ये 1-2 साल तक करते रहोगे? फिर एओनहो कहता है, हाँ, ये बात कौन बोल रहा है? वो जिसने मुझसे 30 साल तक ट्रेनिंग करने को कहा था। इसकी ऐसी बातें सुन मुहान गुस्से से कांपने लगते हैं, और मुहान उसे पागल कहता है और कहता है कि काश उसके पास शरीर होता तो वो उसे मार ही डालता। फिर एओनहो के पास जाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश में कहते हैं, ऐसा मत करो, बस एक बार मुझसे सीख कर देखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। एओनहो उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन मुहान अपना गुस्सा दबाते हुए उसके दूसरी तरफ आकर कहते हैं, ठीक है, चलो, मैं किसी भी तरह तुम्हें 20 साल में बाहर निकलने लायक बना दूंगा। ये सुन एओनहो जमीन पर लेट कर कहता है, 20 साल? उफ, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर 3 साल की बात होती तो शायद सोचता। इसकी ये बात सुन मुहान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर भी उसे दबाते हुए कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मार्शल आर्ट सिर्फ 3 साल में सीख लोगे? अगर झांग सानफिंग भी वापस जिंदा हो जाए, वो भी नहीं कर सकता। ये सुन एओनहो उठकर कहता है, फिर हमारी बात नहीं बन सकती। और वो फिर से अपना सुरंग बनाने का काम शुरू कर देता है। इसे फिर से नकारता देख और उसके खोदने की आवाज से मुहान बहुत गुस्से हो गए होते हैं। वो बस गालियां ही बकने वाले होते हैं, लेकिन कंट्रोल कर कहते हैं, 5 साल, हाँ 5 साल, किसी भी हालत में मैं तुम्हें 5 साल में हेवेन के नीचे सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। ये सुन एओनहो उन्हें देख सोचने लगता है, 5 साल, हेवेन के नीचे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, ऐसी स्पष्ट अवस्था में विल का यूं जीवित रहना, मैंने कभी ऐसा कहीं सुना नहीं। शायद ये कभी आगे बढ़ा ही नहीं। इसकी आधी बातें जो वो कह रहा है वो सच हो भी सकती हैं। तो क्या वो सच में हेवन के नीचे का ग्रेटेस्ट मास्टर है? चलो जो भी हो, 5 साल ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं भी इस मौके का इस्तेमाल कर एक मास्टर बनूंगा। फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़कर कहता है, ठीक है, मैं सीखूंगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। मैड डॉग कहता है, ऑफ कोर्स उस समय वी एओनहो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो व्यक्ति ही स्वॉर्ड एम्परर था। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर के लिए भी दुर्भाग्य की बात थी कि उसे अपने जीवन के अंत में जो शिष्य मिला वो वी एओनहो था। फिर से हम एओनहो की तरफ आते हैं, जो लार टपकाते हुए सो रहा होता है, और मुहान उसे गाली देते हुए उठने को कहता है। और जब एओनहो उठता है तो पूछता है कि उसे क्यों जगा रहा है। फिर कहता है, मैं तो कम नींद से मर रहा हूं, क्या तुम कभी सोते नहीं? सही, तुम तो पहले ही मर चुके हो, लेकिन मैं तो इंसान हूं, समझे? क्या तुम नहीं जानते कि इंसानों को नींद की जरूरत होती है?
ऐसी बातें सुन मुहान का दिमाग गुस्से से पटने लगता है। फिर गुस्से को दबाकर कहता है, ठीक है, माफ कर दो, ठीक है, तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और बैक मुहान हेवन को कोसता है, क्योंकि जीवन के अंतिम वर्षों में जो घटिया शिष्य उन्होंने लिया था वो एक बेहद आलसी निकला। उस पर योनहो बासी लेते हुए कहता है, जैसे ही उठो ट्रेनिंग शुरू। सच में योनहो के लिए पूरा दिन सोना आम बात है, और जब ट्रेनिंग के लिए कहा जाए तो थोड़ी सी करके छोड़ देता था। इस वजह से मुहान उसे चिल्लाते हुए कहता है, इस रफ्तार से 5 साल नहीं 50 साल भी कम पड़ेंगे और फिर भी कुछ नहीं होगा। इस पर योनहो कहता है, क्या इसे सीखने का कोई आसान तरीका नहीं है? फिर मुहान कहता है, ये पहले से ही काफी आसान है। इस पर योनहो उसे तंज कसते हुए कहता है, उफ, इसीलिए तो कहते हैं कि एक सक्षम गुरु को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। इन शब्दों की गूंज मुहान के दिल में बजने लगती है। इस वजह से मुहान गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। उसके हाथ पर गुस्से से नसें बाहर आ चुकी होती हैं। वे मन में कहते हैं, काश ये बोल नहीं सकता, शायद उतना परेशान न करता। इसके हर शब्द से मेरा खून खौल जाता है। अगर उसकी फिजिकल बॉडी होती तो अब तक क्यूई डेविएशन और गुस्से से फटी नसों से गिर चुका होता। और योनहो को कहते हैं, सच में माफी चाहता हूं कि मैं अच्छा टीचर नहीं निकला। और फिर मन में कहते हैं, मैं किस तरह की महिमा की इससे उम्मीद कर रहा था। मैं कौन सी मार्शल आर्ट्स इससे पासिंग ऑन करने की सोचने वाला था। क्या मैं सच में सिर्फ ये सब देखने के लिए अपनी विल पीछे छोड़ गया था? काश मेरे पास अब भी शरीर होता तो इसे पीट पीट कर सिखा देता। और हम देखते हैं योनहो ट्रेनिंग के वक्त में इधर चला, मैं उधर चला, करम मस्ती कर रहा होता है। तभी वो कहता है, वैसे गुरुजी, आपने उस समय वो कैसे किया? फिर मुहान कहते हैं, उस समय। उन्हें याद दिलाते हुए योनहो कहता है, आपने वो विशाल पत्थर का दरवाजा गिरा दिया था, याद है? क्या आप उसी शक्ति से मेरा शरीर कंट्रोल कर मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकते? इस पर मुहान कहते हैं, वो तो एक तंत्र था जिसे मैंने पहले से सेट कर रखा था। फिर योनहो कहता है, कोई बिना शरीर वाला व्यक्ति भला ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मुहान कहते हैं, उसका शरीर होने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बस उस रस्सी को क्यूई से खींचा था, दूर से वस्तु पकड़ने की तकनीक से। लेकिन तभी ये कहते हुए उन्हें कुछ याद आता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं, क्यों, मैंने ये सोचा ही नहीं। ये देख, योनहो कहता है, क्या इस बूढ़े के साथ क्या गड़बड़ है? आप पागल हो गए हैं क्या सर? फिर भी मुहान हंसकर अपने आप से ही बड़बड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, मैं तो इस सोच में अटका था कि मेरे पास शरीर नहीं है, या शायद 300 साल तक अपनी इच्छा को बनाए रखना अधूरा छोड़ गया। किसी भी हालत में शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ये सुन योनहो कहता है, सर आप अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे हैं? लेकिन तभी उसके एकदम मुंह के बगल से कुछ तो चला जाता है, इसलिए वो पीछे पलटता है और देखता है कि एक पत्थर दीवार में घुसा हुआ है। और हम देखते हैं मुहान ने अपनी एनर्जी से एक और पत्थर का गोला तैयार किया होता है और कहते, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ, भले ही मेरे पास भौतिक शरीर ना हो, मैं अब भी कभी भी एक पत्थर हिला सकता हूँ। ये सुनकर तो योनहो की हालत खराब हो जाती है। उसे और बड़ा झटका देते हुए मुहान कहते हैं, तो मैं सिर्फ एक पत्थर ही नहीं हिला सकता। और हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे स्टोन अपनी एनर्जी से उठाए होते हैं। आगे कहते हैं, तो मैं यही करूंगा। ये देख, योनहो चिल्लाता है, रुको बूढ़े, नहीं मास्टर मास्टर। लेकिन मुहान वो पत्थर उस पर फेंक देते हैं। हम केव के बाहर से देखते हैं कि योनहो की चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही होती हैं। और उस दिन के बाद से बैक मुहान और वी योनहो की ट्रेनिंग दिन रात चलती रही। दिन में वो बिना एक पल रुके तलवार का अभ्यास करता, शाम को वो तलवार तकनीकें आपस में साझा करते। यहाँ तक कि सोते हुए भी बैक मुहान की तकनीक ड्रीम ट्रेनिंग डिवाइन मार्शल आर्ट से वो सीखता रहा। और हम देखते हैं योनहो सोया होता है, लेकिन उसे अपने सपने में भी ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती है। मुहान कहते हैं, स्वॉर्ड के साथ एक हो जाओ और स्वॉर्ड की तरह जीवन जियो। उसकी ट्रेनिंग में डील देने का कोई भी पल नहीं था। और हम देखते हैं मुहान ने जो स्टोन फेंके होते हैं उन्हें वो अपनी स्वॉर्ड से बिना हिले ही बीच में से काट डालता है। ये देख, मुहान योनहो को गर्व से देख रहे होते हैं। और ठीक ऐसे ही 5 साल पलक झपकते बीत गए और हम देखते हैं योनहो अपने सिर्फ एक हाथ से उस केव के डोर को उठाता है और फाइनली बाहर जाता है। और जब वो लौटा तो ऊपर आकाश की ओर देखा और अब वक्त था दुनिया को दिखाने का कि वो कौन बन चुका है। जब वह केव से बाहर आता है उससे एक दिन पहले का सीन देखते हैं। योनहो सोया होता है और उसे जगाते हुए मुहान आवाज देते हैं। फिर योनहो नींद में ही कहता है, बस 5 मिनट और। लेकिन मुहान फिर से आवाज देते हैं। इससे वो उठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने कहा बस थोड़ा और। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? और उसे मास्टर को देखकर अलग सा फील होता है। फिर मुहान कहते हैं, इधर आओ बच्चे। फिर योनहो कहता है, अब क्या है? इसके बाद मुहान कहते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट्स को समर्पित कर दिया। मेरी एकमात्र इच्छा इसकी अल्टीमेट पीक तक पहुंचना थी, इसलिए मैंने खुद को किसी और चीज में नहीं डाला।
सिर्फ मार्शल आर्ट्स के पीछे भागते भागते मैं एक चिड़चिड़ा बूढ़ा बन गया। अंततः अपनी ही क्लैन द्वारा छोड़ दिया गया। इनकी ये बातें सुन योनहो मन में कहता है, उन्हें आज क्या हो गया है, वो हर रोज जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। मुहान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये पूरी तरह समझ में आता है कि उन्होंने कभी मेरी तलाश क्यों नहीं की। मैंने अपने बच्चों और अपने परिवार को मार्शल आर्ट्स के लिए छोड़ दिया। मुझे सच में विश्वास था कि अगर मैं शिखर पर पहुंच गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मार्शल आर्ट्स आखिरकार इंसानों द्वारा किया जाता है। अगर तुम ह्यूमन मार्ग को नजरअंदाज करते हो और केवल तलवार की धार के पीछे भागते हो तो उसका क्या अर्थ रह जाता है? तुम ही थे जिसने मुझे यह सिखाया। पहली बार मैंने किसी को सिखाने की कोशिश की। मैंने अपना आपा खो दिया, चिढ़ गया, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे बढ़ते देखकर मुझे खुशी मिली और मुझे अंततः यह समझ में आया कि किसी की परवाह करना क्या होता है। ये सुन योनहो कहता है, तुम ये सब अभी क्यों कह रहे हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? फिर मुहान कहते हैं, हाँ, वो समय आ गया है। ये सुन वह चिल्लाकर कहता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास कर लूं? तुमने मुझसे कहा था कि 30 साल ट्रेनिंग करनी है। अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं। तुम्हारे पास 25 साल और बचे हैं। फिर मुहान कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। इस पर योनहो कहता है, फिर ये क्या है? फिर मुहान कहते हैं, जो इनर कोर मैंने तुम्हें दिया ताकि तुम यहां बिना खाना खाए रह सको, उसे बनाए रखना उतना आसान नहीं था जितना मैंने दिखाया। अब मेरी शक्ति खत्म हो चुकी है। समय आ गया है कि हम अलग हो जाएं। इस पर वह कहता है, क्यों? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो मैं चला जाता, खुद खाना ढूंढता और ट्रेनिंग के लिए वापस आता। ये सुन मुहान मन में कहते हैं, अगर तुम इस जगह से चले जाते तो तुम वापस नहीं आते। फिर उसे कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा दिल पूरी तरह समझता हूं। फिर भी तुम्हारे साथ बिताया गया हर समय मुझे बहुत खुशी दे गया। मैंने उम्मीद की थी कि तुम्हारी यात्रा को दुनिया में और आगे तक देखूंगा, लेकिन इतना भी मेरे लिए काफी है। धरती पर यात्रा करना, दृश्यों और अनुभवों को आत्मसात करना। मेरी आंखों में पहले से ही मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूं, दुनिया की यात्रा करते हुए, दूर दूर तक जाते हुए। दुनिया को देखो, उसे अपने अंदर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन दुनिया से पहले अपने लोगों को देखो। मैं ऊंचाइयों में इतना व्यस्त था कि मैंने अपने आसपास के लोगों को नहीं देखा। मेरी जैसी गलती मत करना। भले ही मैं तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊं, भले ही इस दुनिया में कोई मुझे याद भी ना रखे, तुम्हारे हर हाथ के मोशन में, तुम्हारी तलवार की हर वार में तुम मुझे अपने अंदर लिए हो। इसलिए यह ठीक है। भले ही तुम अत्यधिक ना हो, भले ही तुम्हें कभी ग्रेट न माना जाए। यह सुन योनहो अपना हाथ आगे कर उन्हें रोकते हुए कहता है, मास्टर, ऐसे मत जाइए। अब भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं सीखा। नहीं, बस एक और दिन दे दीजिए, प्लीज। लेकिन उसके मास्टर वहां से गायब होते हुए कहते हैं, बस खुश रहना। उन्हें जाता देख वह रोते हुए कहता है, मास्टर, तुम थोड़ी जल्दी बता देते तो क्या चला जाता। और वह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर आगे हम योनहो को केव के बाहर देखते हैं, जो अपने कपड़े को देख गुस्से से कहता है, तो इसलिए उन्होंने गायब होने से पहले कुछ नहीं कहा था। और हम देखते हैं कपड़े पर कुछ तो लिखा होता है। वह आगे कहता है, उन्होंने ये सब लिखने का समय कब निकाला? जिद्दी बूढ़ा, अगर जाना ही था तो शांति से जा सकते थे ना। फिर चिल्लाकर कहता है, ये सब आखिर है क्या? बाइक मुहान के गायब होने से पहले उन्होंने योनहो के कपड़े पर एक मैसेज सिल दिया था। सारांश में वो कुछ ऐसा था, योनहो ने जो मार्शल आर्ट्स तेज गति से 5 साल में सीखी, वो अब भी अधूरी है। मुहान जानते थे कि योनहो ट्रेनिंग छोड़ देगा जब वे गायब हो जाएंगे, इसलिए बैक मुहान ने उसके शरीर में एक विशेष यंत्र डाला जो उस इनर कोर के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे मुहान ने उसे सोते हुए निगलवाया था। ये योनहो की मार्शल स्किल्स को अपने आप बढ़ाता है। तकनीकी रूप से वो बिना कुछ किए ताकतवर होता रहेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर योनहो द्वारा इकट्ठा किए गए अनुभव और टेक्निक्स उस गति से पीछे रह गए जिससे कोर परिपक्व हो रहा है, तो कोर उसकी इंटरनल एनर्जी को चूसते हुए उसे मार डालेगा। सरल शब्दों में, अगर तुम ढीले पड़े तो मर जाओगे। यह समझने पर योनो कहता है, उस पागल बूढ़े ने मुझे चालाकी से बेवकूफ बना दिया। फिर उस पर आगे और लिखा होता है कि तो जाओ, धरती की यात्रा करो, दुनिया को देखो। एक बार जब तुम देखोगे तो कुछ महसूस करोगे, और अगर तुम कुछ महसूस करोगे तो तुम कुछ पाओगे। किसी कोने में मुरझा मत जाना। बड़ा सोचो, बड़ा जियो। इस पर योनहो कहता है, धत्त तेरे की मास्टर।
आगे लिखा होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सबसे पहले जहां जाना चाहिए वो है यूरीम। राज्य के ग्रैंड स्कॉलर को खोजो और उनके पास समय बिताओ। तुम निश्चित रूप से कुछ सीख कर आओगे। और यूरीम के बाद यह देख, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और कहता है, तुम सच में सबसे बुरे हो। तुम चाहते हो मैं कितनी जगहों पर जाऊं? फिर बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है, हट, मैं तो सीधे घर ही जाने वाला था, लेकिन अब मुझे ये सब निपटाकर ही घर जाना होगा। इसलिए कृपया चिंता मत करना। माँ, पिताजी, भाई शायद ठीक ही होंगे, है ना? फिर यहां से जाने से पहले अपने मास्टर को प्रणाम करता है और वहां से जाते हुए कहता है, मैं वापस नहीं आने वाला, ध्यान में रखना। तुमने हमेशा मुझे मुसीबत में ही डाला है। और अब ये यूरीम है कहां और मैं वहां जाऊं कैसे? योनहो जाने के बाद उसके पीछे केव में एक वाइट परछाई अपीयर होती है और यह उसका मास्टर होता है, जो जोर जोर से हंसकर कहता है, अगर वो दुनिया के बारे में नहीं सीखेगा तो मम्मी की तरह सूख कर मरेगा। तुम अंधेरे कमरे में सोकर सड़ जाना चाहते हो जैसे कोई मम्मी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारा मार्शल आर्ट्स घर में रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तू नटखट बच्चा, तुम्हारी वजह से मैं खुश था, खुश रहो। और फिर वह धीरे धीरे गायब होता है और फिर समय बीत गया और अगले सीन में हम वियोनो को एकदम बुरी हालत में देखते हैं। वह कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या ये बेगर सेक्ट है? लकड़ी पर बैठा बंदा मन में कहता है, ये मम्मी जैसा दिखने वाला कौन है? और उसे हाँ कहता है और ये होता है ब्रांच चीफ जांग इल। उसे योनहो कहता है, मैं आया हूं क्योंकि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। फिर जांग कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? फिर योनहो कहता है, क्या मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा? फिर जांग कहता है, बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। फिर योनहो को देख मन में कहता है, आवाज लड़के की है, लेकिन ये तो 50 का लग रहा है। क्या बवाल है, मैंने हर तरह के भिखारी देखे हैं, लेकिन ये तो सबका बाप है। ये तो इंसान भी नहीं लग रहा। फिर उसे कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक ही काम में हैं, इसलिए मैं मुफ्त में मदद करना पसंद करूंगा, लेकिन व्यापार व्यापार होता है। ये सुन योनहो कहता है, एक ही काम? फिर जांग कहता है, हाँ, हम दोनों भिखारी हैं। इस पर योनहो छाती ठोंक के कहता है, मैं भिखारी कैसे हूं? फिर जांग कहता है, ठीक है, तुम बस दोस्त हो। फिर आगे कहता है, वैसे भी पैसे नहीं तो जानकारी नहीं, दफा हो जाओ, जाकर कुछ पैसे जोड़ो या कुछ करो। इस पर योनहो कहता है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भीख क्यों मांगू? फिर जांग कहता है, सिर्फ भिखारी ही नहीं मांगते, एक बार तुमने मांगा तो तुम भिखारी हो। तुम्हारा चेहरा देखकर अगर सामने टोकरी रख दो तो तुम खूब कमाओगे। तुम अपने भिखारी बनने के पोटेंशियल का वेस्ट कर रहे हो। तभी थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर खुश होकर कहता है, क्या तुम ये काम करना पसंद करोगे? उस पर वह कहता है, कौन सा काम? फिर अगले सीन में योनहो भीख मांग रहा होता है और उस पर पैसों की बारिश हो रही होती है। फिर से वह बेगार सेक्ट में जंग के पास आता है और जंग उसकी कमाई देख खुशी से कांप रहा होता है। फिर हंसते हुए कहता है, इससे मिले आधा दिन भी नहीं हुआ और इसने इतना कमाया जितना मैं 6 मंथ में भी नहीं कमा पाता। फिर चिल्लाकर कहता है, धन का देवता आ गया है, धन का देवता यहां है। ये सब सुन झोपड़ी के बाहर का एक भिखारी कहता है, क्या चल रहा है? फिर झोपड़ी के अंदर योनहो को जांग कहता है, वैसे भी तुम क्या जानना चाहते थे? फिर योनहो कहता है, प्रसिद्ध ग्रैंड स्कॉलर्स की सूची, वो कहां रहते हैं, उन्हें क्या पसंद है और उनकी खासियतें क्या हैं? इस पर जांग कहता है, ये तो आसान है, हो जाएगा। फिर योनहो कहता है, साथ ही फेमस ब्लैकस्मिथ्स की सूची और वही इंफॉर्मेशन। फिर जांग कहता है, ठीक है, ये भी कर सकता हूं। फिर आगे कहता है, वादा वादा होता है, मैं कर दूंगा, 1 हफ्ते में वापस आना। लेकिन योनहो वहीं लेट कर कहता है, मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, कोई काम भी नहीं, तो मैं इसी शहर में रहूंगा। इस पर जांग मान जाता है, लेकिन बाद में जांगिल को इसका पछतावा हुआ। अगले दिन एक भिखारी जांग के पास चिल्लाते हुए आता है कि इमरजेंसी है, ब्रांच चीफ। इस पर जांग हैरान होकर कहता है, यह शोर कैसा है? भिखारियों में आपातकाल किससे कहते हैं? आगे वो भिखारी कहता है, हम बेगर सेक्ट वाले भूख से मरने वाले हैं। ये सुन जांग कहता है, क्या बक रहे हो? और सीन बदलता है मार्केट की तरफ। वहां बहुत सारे लोग उन 2 भिखारियों पर चिल्ला रहे होते हैं। एक आदमी उन भिखारियों को कहता है, ये कौन है जो भिखारी बनकर एक्टिंग कर रहे हैं? तो दूसरा आदमी कहता है, चल भाग यहां से। और हम देखते हैं वही भिखारी
जांग को मार्केट की तरफ ले जा रहा होता है और जैसे ही वह मार्केट में पहुंचता है वह हैरान हो जाता है क्योंकि मार्केट के लोग बेगर सेक्ट के भिखारियों को कहते हैं, तुम कमीने, अगर भीख मांगनी है तो ठीक से मांगो, जरा इससे सीखो। और हम योनहो को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है। एक आदमी कहता है, कितना गरीब है, तो दूसरा कहता है, मैंने आज तक किसी को इतना खाली नहीं देखा। तीसरा कहता है, कुछ खा ले पागल। और योनहो पर पैसों की बारिश हो रही होती है। ये देख जांग का मुंह खुला का खुला रह गया और योनहो उसकी किलर स्माइल से कहता है, पैसे कमाना तो बच्चों का खेल है। और इसी के साथ उसने भिखारियों के वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। मार्केट में तहलका मचाने के बाद योनहो झोपड़ी में लेटा होता है और कहता है, मुझे पानी चाहिए। यह सुनकर जांग दूसरे भिखारियों को चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि अरे कोई पानी लाओ, जल्दी थोड़ा पानी लाओ। पानी आने पर योनो पानी को देखकर कहता है, बर्तन तो गंदा है। ये सुन जांग, जिसने पानी लाया, उसे थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने कहा था साफ वाला इस्तेमाल करो, तुम साले गंदे भिखारी। फिर नया बर्तन मिलने पर कहता है, ये पानी तो गर्म है। ये सुन जांग बहुत सारे भिखारियों को भगाते हुए कहता है, कितनी बार कहना पड़ेगा तुझे, पहाड़ पर जाओ और ठंडा और साफ पानी ले आओ। और योनहो जमीन पर लेटकर कहता है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। उसे आराम फरमाता देख जांग गुस्से से कांप रहा होता है और असहाय होते हुए मन में कहता है, धत्त तेरी, मैं हूं बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर और मैं एक गंदे आवारा लड़के का नौकर बना हुआ हूं, पर अगर मैंने उस कमीने को बाहर निकलने दिया तो मेरे लोग भूख से मर जाएंगे। कब आएगी वो जानकारी जो उसने मांगी थी? और योनहो मस्त मजे में लेटे हुए एक चिट्ठी को कहता है, हेलो चिट्ठी आंटी। फिर जांग को कहता है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। ये सुन जांग उसकी पीठ दबाते हुए कहता है, ओह नहीं, अगर तेरी पीठ दर्द कर रही है तो ये तो बहुत बुरा है। और मन में कहता है, ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम सब ऐसे ही मरने वाले हैं। तभी एक भिखारी लेटर लेकर खुशी से चिल्लाते हुए आता है, ब्रांच लीडर आ गई है। ये सुन पीठ दबाते हुए जांग खुशी से कहता है, ये आ गई। फिर योनहो उस आई जानकारी को देखने लगता है और फिर जांग को देते हुए कहता है, क्या यही है? वो कहता है, हाँ। इस पर योनहो कहता है, तू इसे जानकारी बताकर मुझे उल्लू बना रहा है। ये सुन जांग उस कागज को उससे लेता है और देख के मन में कहता है, ये साले हमें पूरी तरह निचोड़ देना चाहते हैं। ये जानकारी तो अधूरी है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी योनहो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, शायद हमारे पास पैसे कम हैं, जाऊं क्या कुछ कमाने। ये सुन जांग की फट जाती है और वो उसे कहता है, रुक जा भाई। और मन में कहता है, इस भिखारी को रोको, इससे पहले कि कुछ बेवकूफी कर बैठे। फिर योनहो को कहीं और धक्का मार के ले जाते हुए जांग उससे कहता है, तुम जैसे नोबल इज्जतदार आदमी को भीख नहीं मांगनी चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरी जानकारी देता हूं। और वो उसे एक महल में ले जाता है और उनके सामने एक हॉट सी लड़की खड़ी होती है। वो जांग को देख कहती है, अरे ये तो हैरानी की बात है, फॉक्स डॉग जांगिल यहां आ पहुंचा। और ये औरत है गुई न्यांग न्यांग, जो हेड है हाओ क्लान के काइफंग ब्रांच की। उसे देख जांग उसे ग्रीट कर कहता है, नमस्कार ब्रांच हेड गुई। लेकिन योनहो तो जांग को चिढ़ाते हुए कहता है, फॉक्स डॉग, ये कैसा निकनेम है, फॉक्स डॉग। फिर उसके पास आकर कान में धीरे से कहता है, तेरा यही निकनेम है फॉक्स डॉग? क्या बेवकूफी भरा नाम है, सुनने में भी चंपू जैसा लगता है। हाँ। ये सुन जांग मन में कहता है, तू साले कमीना, और गुस्सा दबाकर गुई को मुझे जानकारी चाहिए कहने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर योनहो उसे चंपू चंपू कहते हुए चिढ़ा रहा होता है। जांग की बात सुन गई कहती है, क्या अजीब दिन है, बेगर सेक्ट की काइफंग ब्रांच हाओ क्लैन से जानकारी लेने आई है और तुम्हें पता होना चाहिए हम तुम्हारे हमेशा कट्टर दुश्मन रहे हैं, तो माजरा क्या है? इस पर जांग कहता है, ये जानकारी बेगर सेक्ट नहीं चाहता, मैं एक क्लाइंट को लाया हूं। लेकिन योनहो अभी भी उसे चंपू चंपू कहते हुए चिढ़ाता है। ये सुन गुई ठंडे लहजे में कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर योनहो को देख कहती है, तुम कह रहे हो कि ये बेगर सेक्ट की रिक्वेस्ट भी नहीं है, पर क्लाइंट एक भिखारी है। फिर गुस्से से कहती है, क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो या हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हो? हम बेगर सेक्ट को जानकारी नहीं बेचते। ये सुन योनहो जांग को चिढ़ाते हुए रुक जाता है और कहता है, पर मैं बेगर सेक्ट से नहीं हूं। ये सुन गी वहां से जाते हुए कहती है, अगर तुम यूं ही हमारा मजाक उड़ाते रहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, याद रखना हमारे पास भी सम्मान है। उसे जाता देख योनहो कहता है, क्या हाओ क्लैन एक सूचना समूह नहीं है? ये सुन गी उसकी तरफ मुड़कर देखती है। योनहो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, और फिर भी तुम ये नहीं जानते कि मैं बेगर सेक्ट से हूं या नहीं, और तुम दावा करते हो
कि तुम जानकारी बेचकर जिंदा रहते हो? तुम सबसे बुनियादी बातों में ही फेल हो रहे हो, सबसे बुनियादी। ये सुन गई को गुस्सा आने लगता है। तभी वहां पर अजीब सा धुआं आने लगता है और वो गोंगमू का नाम चिल्लाती है और कहती है, उस आदमी की पहचान क्या है? उस पर जवाब आता है, कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन वह बेगर सेक्ट से नहीं है। ये सुन वो अपने दांत पीसने लगती है। फिर योनहो कहता है, देखा, तो अब आप हमें जानकारी बेच सकते हैं, राइट? उस पर गी कहती है, नहीं, मेरा मूड खराब हो गया है, इसलिए नहीं, गेट आउट। ये सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर योनहो कहता है, तो यही है सूचनाओं के व्यापार में सम्मान। मैं पैसे दे रहा हूं और तुम मना कर रही हो। ये सुन गई को गुस्सा आ रहा होता है। आगे योनहो कहता है, लगता है हाउ क्लैन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये सुन गई गुस्से से कहती है, अपनी जुबान संभाल कर रखो जब तक तुम अपने हाथ पैर कटवाना नहीं चाहते। फिर योनहो कहता है, क्या? पर मैं गलत नहीं हूं मैडम। पता नहीं, लेकिन गी को मैडम नाम सुन बहुत गुस्सा आ चुका होता है। वो दांत पीसते हुए कहती है, क्या तुम अभी हाउ क्लैन का मजाक बना रहे हो? ये सुन योनहो कहता है, हो। ये सुन वो फिर से गोंगमू को आवाज देती है और कहती है, इसे सबक सिखाओ। ये सुन एक निंजा लाइट की स्पीड में योनहो पर हमला करने आता है। ये देख जांग योनहो को बचाने बीच में आने लगता है, लेकिन योनहो उसे एक हाथ से रोककर उस निंजा के सिर पर एक जोर से मुक्का मार देता है, जिससे वो निंजा सीधा जमीन में धंस जाता है। ये देख गई तो हैरान हो जाती है, साथ ही जांग भी हैरान होता है और कहता है, ये तो एक मास्टर है। फिर योनहो कहता है, ओह माफ करना, क्या ही कर सकते हैं। जब कोई मुझ पर वार करता है तो मेरी बॉडी अपने आप पलटवार कर देता हूं। अगर पहले बता देते तो मैं खुद को रोक लेता। ये देख जांग मन में कहता है, मुझे लगा शायद उसे मार्शल आर्ट्स आती होगी, पर मैं उसे पूरी तरह आंक नहीं पाया, तो हमारे बीच एक मॉन्स्टर था। आगे योनहो मुंडी चटकाते हुए कहता है, ये सब उस बूढ़े आदमी की गलती है। जो हुआ वो देख गुई उसे हाथ जोड़कर कहती है, मैं नहीं जानती थी कि मृत वापस आ गया है। ये सुन योनहो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमने काफी देर तक बात की थी। फिर गुई अपनी आंखें जांग की ओर कर ठंडे लहजे में कहती है, खैर ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छे इरादे से यहां आए हो जांगिल। ये सुन जांग घबरा कर कहता है, क्या? ब्रांच हेड, मुझे नहीं पता आप मुझ पर विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं सच में बुरे इरादे से नहीं आया। कुछ जानकारी है जिसे बेगर सेक्ट अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए मदद मांगने आया। ये सुन गाई कहती है, तो इसलिए तुम उसे यहां लाए? इस पर जांग सहमति जताता है और वहीं योनहो अपनी धुन में उस बेहोश पड़े निंजा को साइड में खींच के लेके जा रहा होता है और कहता है, इंजर्ड पार्टीज स्टेप असाइड। आगे जंग से गाई कहती है, तुमने बस थोड़े से बालों के लिए एक बाघ को खरगोश के बिल में घसीट लिया। उस पर जंग कहता है, यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। ये सुन ग्वाई सीरियस टोन में कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, ब्रांच लीडर ऑफ केफिंग। इस पर जंग थैंक यू कहता है। फिर गुई आगे कहती है, लेकिन जानकारी सौंपना एक पूरी तरह अलग बात है। कारण चाहे जो हो, उस आदमी ने हमारे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है और हाउ क्लैन को उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर योनहो कहता है, मुआवजा? इस पर गाई ब्लैक एनर्जी रिलीज करती हुई कहती है, डार्क पाथ पर कोई दाम नहीं होता, खून के बदले खून, जान के बदले जान। फिर कहती है, 4 शैडो सोर्ड। इतना कहने भर से ही पल भर में 4 खूंखार तलवारबाज गावी के चारों ओर आ जाते हैं। ये देख योनहो बिना डरे कहता है, यार इस जगह में तो सच में अजीब लोग हैं। फिर गुई कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन चूंकि हमारा आदमी घायल हुआ है, तुम यहां से शांति से बाहर नहीं निकल सकते। इस पर योनहो कहता है, उफ, क्यों नहीं सुनती हो तुम? ये सुन जांग उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई अब बस करो। लेकिन योनहो आगे कहता है, मैंने कहा ना, ये जानबूझकर नहीं था। तुम पहले मुझ पर आए और मेरी बॉडी ने बस पलट कर मारा। ये सुन गुई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मन में कहती है, वो कंकाल जैसा डरावना आदमी। फिर उन दोनों को कहती है, डार्क पाथ पर चीजें सीधी होती हैं। तुमने एक हाथ काटा, हम तुम्हारे अंग काट लेंगे। तुमने हमें थप्पड़ मारा, हम तुम्हारा गाल काट देंगे। ये सुन जांग थर थर कांप रहा होता है और योनहो कहता है, क्या तुम लोन शार्क हो? ये सुन जांग उसे डरते डरते कहता है, अरे मेरे बाप, मैंने कहा ना बस करो। ये सुन गी कहती है, तो हम थोड़ा नरम रहेंगे, बस थोड़ा सा गाल काट देंगे। इस पर योनहो कहता है, अरे माफ कीजिए, लेकिन फिर अपने गाल को हाथ लगाकर कहता है, मेरे पास कोई गाल का मांस बचा ही नहीं है, मैं पिछले कुछ समय से थोड़ा कुपोषित हूं। ये सुन गई गुस्से से पागल हो जाती है और ऑर्डर देती है, उसे मारो। ये सुन वो चारों उस पर एक साथ झपट पड़ते हैं। वहीं पर उन्हें आता देख योनहो सिर खुजाते हुए कहता है, पहले तो बस मेरा गाल, अब कह रही हो कि मुझे मार दो?
और तभी उसकी तरफ 4 जानलेवा स्लैश होते हैं। फिर भी वो आगे कहता है, इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज डरावना है। फिर पल भर में एक अटैकर के पेट में मुक्का पड़ता है, तभी दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा भी चिल्लाते हुए हवा में होते हैं और योनहो सिर के पीछे हाथ रखकर आराम से खड़ा होता है। ये देख ग्वी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है और हम देखते हैं योनहो आराम से खड़ा होता है और वो चारों हवा में होते हैं और उनकी सोट टुकड़ों में बिखर चुकी होती है और थोड़ी देर बाद वो चारों आसमान से नीचे गिर जाते हैं और योनहो की बॉडी से एनर्जी बाहर निकलने लगता है। फिर योनहो कहता है, कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करे, मैं अब भी किसी को मारना नहीं चाहता। योनहो के बॉडी से जो एनर्जी निकली होती है उसे देख जैंग हैरान होता है। साथ ही गी भी हैरान होकर मन में कहती है, ये कैसी एनर्जी है। फिर योनहो आगे बिना इमोशन के कहता है, मेरे मास्टर ने कहा था जो 2 बार हमला कर सकता है वो 3 या 4 बार भी कर सकता है, इसलिए कभी भी भविष्य की मुसीबतें अधूरी मत छोड़ो। मुझे वो बूढ़ा पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी गलत बात नहीं कही। ये सुन ग्वी हैरानी से योनहो को देख मन में कहती है, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, वो इंसान मेरी पहुंच से बहुत बाहर है, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो हाओ क्लैन की काइफंग शाखा आज मिट सकती है। फिर योनहो से पूछती है, तुम क्या चाहते हो। इस पर योनहो कहता है, मुझे जानकारी चाहिए। फिर गुई कहती है, किस प्रकार की जानकारी चाहते हो। इस पर जांग लेटर दिखाते हुए कहता है, मेरे पास एक दस्तावेज है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां खाली जगह भर दो। फिर वो उस लेटर को देख थोड़ी चिढ़ते हुए मन में कहती है, बस यही है, और तुम लोग ये हल भी नहीं निकाल पाए, इसलिए इस मॉन्स्टर को हाओ क्लैन तक खींच लाए। फिर योनहो को कहती है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी देर लगेगी वो जानकारी ढूंढने में, क्या तुम इंतजार कर सकते हो। उस पर योनहो हाँ कहता है। फिर गुई कहती है, तो कृपया 15 मिनट इंतजार करें, और जांग को गुस्से से कहती है, और काइफंग ब्रांच के लीडर, क्या आप मुझसे जरा मिल सकते हैं। ये सुन जांग डरते डरते मान जाता है और अगले सीन में योनहो जोर जोर से जांग पर हंस रहा होता है, क्योंकि जांग को बहुत बुरी तरह से पीटा होता है। योनहो उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा तो भाप में पके हुए पॉपकॉर्न जैसा सूजा हुआ है, क्या किसी ने पिटाई कर दी। ये सुन जांग कहता है, चुप हो जा। फिर योनहो कहता है, भिखारियों का क्लैन भी कुछ खास नहीं है, हाओ क्लैन से पिट गए। ये सुन जांग गुस्से से कहता है, तुझे क्या लगा वो औरत हाओ क्लैन की बस एक आम सदस्य थी। नहीं बेटे, वो औरत हाओ क्लैन के मुखिया की बेटी है। वो चुड़ैल अगली क्लैन लीडर है, अगली क्लैन लीडर। वो ऐसी चुड़ैल है जो एलिक्सिर को चावल की तरह खाती है और स्पिरिचुअल पिल्स को कैंडी की तरह चबाती है। मैं भला उसका सामना कैसे कर सकता था। तभी उसके पीछे वही चुड़ैल आ जाती है। अपने पीछे गाय को खड़ा देख जांग की हालत खराब हो जाती है। फिर गाय कहती है, मैं वो जानकारी ले आई हूं जो आपने मांगी थी। ये सुन योनहो उसे थैंक यू कहता है। फिर वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। आगे गाय कहती है, हालांकि हमारे भी कुछ सिद्धांत होते हैं। ये बात योनहो को समझ नहीं आती। फिर जांग उसे धीरे से कहता है, जानकारी के पैसे मांग रही है। ये समझ आने पर योनहो कहता है, इसके कितने हुए। उस पर गाय कहती है, 5 सिक्के। फिर योनहो उसे 5 सिक्के देता है। ये देखकर जांग उससे कहता है, अरे सिल्वर के देने हैं। ये सुन योनहो हैरानी से कहता है, जानकारी का शुल्क इतना महंगा क्यों है। इस पर गुई कहती है, इसमें कुछ उच्च स्तरीय सूचना छुपी थी, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। फिर योनहो कहता है, तो फिर किया ही क्या जा सकता है, और वहां से जाने लगता है। ये देख जांग उससे पूछता है, कहां जा रहे हो। इस पर योनहो कहता है, कहां जा रहा हूं, मेरे पास 5 चांदी के सिक्के नहीं हैं, तो अब मुझे पैसे कमाने जाना पड़ेगा। ये सुन जांग उसके पैर पकड़ लेता है और रोकते हुए कहता है, मत जा मूर्ख कहीं के, मैं तुम्हें यहां आखिर क्यों लाया था। इस पर योनहो उससे कहता है, मत जा से तुम्हारा क्या मतलब है, तो फिर अब मैं करूं क्या। इस पर जांग रोते हुए कहता है, रुक जा, और मन में उसे गाली दे रहा होता है, क्योंकि बाद में उस 5 सिल्वर सिक्कों के लिए जांगिल ने वो सारे पैसे दे दिए जो वी योनहो ने पहले कमाए थे, और यहां तक कि उसका छुपा हुआ फंड भी उसे देना पड़ा। बाकी की रकम के लिए उसने अपने ऊपर कर्जा ले लिया। ये सब होने के बाद जांग अपनी आंखें बंद करके वो चांदी के सिक्के दे रहा होता है और मन में कहता है, मेरा दिल ठंडा पड़ रहा है। वहीं पर योनहो कहता है, क्या तुम रो रहे हो बेवकूफ। ये सुन जांग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं रो रहा, अरे तुम डाकू, मेरा छुपा फंड भी खाली कर दिया और अब तुम ऐसे ताने मार रहे हो। वहीं पर योनहो उस जानकारी को पढ़ रहा होता है और कहता है, ये काफी सटीक है, भिखारियों द्वारा इकट्ठा की गई सूचना से एकदम अलग लेवल की लगती है, शायद ये किसी अलग ही क्लास की सूचना एजेंसी है। फिर एक लेटर दिखाते हुए गी को कहता है,
और मैं ग्वांगडोंग एक पत्र भेजना चाहता हूं, क्या ये भी महंगा है? इस पर गुई कहती है, ये कुरियर सेवा से ज्यादा महंगा है, लेकिन अगर तुम कुछ सवालों के जवाब दे दो तो ये फ्री में हो सकता है। फिर गुई उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर योनहो कहता है, वी योनहो। फिर वो उसकी एज पूछती है। इस पर योनहो कहता है, मैं 17 साल का हूं। ये सुन जांग हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझसे छोटे हो? उसकी उम्र सुन गई भी शौक में होती है और मन में कहती है, इतनी कम उम्र में ऐसा मार्शल आर्ट्स नामुमकिन है। फिर वो वी योनहो के नाम के बारे में कुछ याद कर रही होती है। तभी उसे याद आ जाता है और चिल्लाकर कहती है, वी योनहो, ग्वांगडोंग से। क्या तुम ग्वांगडोंग के वाई क्लैन के दूसरे बेटे यंग मास्टर वी योनहो हो? इस पर योनहो पूछता है, तुम मुझे जानती हो? फिर गुई कहती है, बिल्कुल मैं जानती हूं तुम्हें। ग्वांगडोंग के वी क्लैन ने तो हमें तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। वहीं जांग उसका मुंह देखकर कहता है, वी योनहो, वी क्लैन का दूसरा बेटा, तुम सनहो के छोटे भाई हो। इस पर योनहो कहता है, क्या तुम मेरे बड़े भाई को जानते हो? इस पर जांग कहता है, बिल्कुल जानता हूं, वो मेरा दोस्त है। फिर गुई कहती है, तुम पत्र ग्वांगडोंग वी क्लैन को भेज रहे हो? कम से कम 10 दिन लगेंगे उस पत्र के पहुंचने में। इस पर योनहो कहता है, कोई बात नहीं, मैंने 5 साल इंतजार किया है तो 10 दिन क्या चीज है। तभी गी उसे एक लाल कपड़ा दिखाती है और कहती है, यह हाओ क्लैन के वीआईपी ग्राहक का निशान है। इसे अपने ठिकाने पर बांध दो, हमारा सूचना एजेंट खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। और मन में कहती है, कोई जो 17 की उम्र में गोंगमू और 4 शैडो सोर्ड को 1 सेकंड में हरा दे, ऐसा कोई भी इस समय के सेंट्रल प्लेन्स में नहीं है। वहीं योनहो कहता है, क्या वो फ्री है? उस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं। उस पर योनहो कहता है, तो फिर ये बेकार है। ये सुन गाई कहती है, ऐसा है तो अगली बार के लिए तुम्हारा काम फ्री में कर देंगे। ये सुन योनहो कहता है, सच में? इस पर गाई कहती है, हां, ये खास तौर पर तुम्हारे लिए है। हम नहीं चाहते कि आज की घटना हाओ क्लैन और तुम्हारे रिश्ते पर असर डाले। और मन में कहती है, इससे कनेक्शन बनाने में कोई नुकसान नहीं है। वहीं योनहो हंसते हुए कहता है, अरे आज तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन जांग दुखी मन से कहता है, लेकिन मेरा छुपा हुआ पैसा खाली हो गया और मेरी आंखें नीली काली हो गईं। इस पर योनहो उसे हंसते हुए कहता है, अरे वो तो आम बात है, तुम हो ही बेवकूफ। और अगले सीन में योनहो आराम से मार्केट में चल रहा होता है और जांग मुंह लटकाए उसके पीछे चल रहा होता है और बार बार कह रहा होता है, धत्त तेरी, मेरे पैसे। इस पर योनहो उसे भाषण देते हुए कहता है, पैसा तो आता जाता रहता है, भिखारियों को पैसों से लगाव नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ये सुनकर जांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मन में कहता है, मैं इस नापसंद इंसान को अभी पीट भी नहीं सकता। और तभी दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, खैर अब क्या सारी जानकारी मिल गई? तो फिर अब काइफंग में तुम्हारा काम खत्म हो गया। तभी उसे रोकते हुए योनो कहता है, रुको, वो एक छोटी सी समस्या है। ये सुन जांग गुस्से से कहता है, अब क्या फिर? वो मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मेरे पास ट्रैवल के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुन जांग उसे गुस्से से गाली देता है और हम फिर से गई को देखते हैं जो गोंगमू को आवाज देती है और कहती है, मैन क्लैन को तुरंत संदेश भेजो, ग्वांगडोंग वी क्लैन का लापता दूसरा बेटा अब एक मास्टर बनकर लौटा है। और अगले सीन में हम योनहो को हनलिन ग्रैंड एकेडमी के सामने देखते हैं और हमें सोंगनिम हनलिन ग्रैंड एकेडमी का सीन दिखता है जो बहुत खूबसूरत होती है। और उसी एकेडमी में एक आदमी चाय के मजे ले रहा होता है। ये होते हैं मुन यू ह्वान और इन्हें 3 एब्सोल्यूट ग्रैंड स्कॉलर का टाइटल मिला होता है। तभी उनके पास उनकी बेटी आती है और कहती है, एक मेहमान आया है। ये होती है मुन युनजी। उस पर ह्वान कहते हैं, लेकिन आज तो किसी की भी मेरे साथ अपॉइंटमेंट नहीं है। फिर उनजी कहती है, वो कह रहे थे कि वो गो का खेल खेलना चाहते हैं। गो एक चेस जैसा ही गेम होता है जो होशियार लोग खेलते हैं। गो गेम का नाम सुन ह्वान बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उनजी उस मेहमान को ले आती है। ये मेहमान कोई और नहीं, वी योनहो होता है। ह्वान को योनो कहता है, उम्मीद है मेरी अचानक आने से कोई असुविधा नहीं हुई। ये सुन वो कहते हैं, असुविधा? कैसी बात कर रहे हैं? मेहमान का आना ही तो एक विद्वान की खुशी है। फिर योनो को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, तो आप कह रहे थे कि मुझसे गो का खेल खेलना चाहते हैं। इस पर योनो बैठकर कहता है, बस मुझे यही थोड़ा बहुत आता है। फिर ह्वान कहते हैं, ठीक है, फिर एक बाजी हो जाए, मैं सफेद मोहरे लूंगा, कृपया तुम शुरुआत करो। इस पर योनहो एक ब्लैक मोहरा चुनते हुए कहता है, तो फिर मैं शुरू करता हूं। वहीं उसे ऑब्जर्व करके ह्वान मन में कहते हैं, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है उसके स्किल से, शायद बस खाने के लिए आया है, थोड़ा हल्का खेलूंगा, फिर उसकी मदद कर दूंगा। लेकिन तभी योनहो एक काला मोहरा फुल स्पीड से आगे करके गेम स्टार्ट करता है।
ये देखकर हुआन चौंक जाते हैं और मन में कहते हैं, ये नौसिखिया नहीं है। फिर वो सोच समझकर एक चाल चलते हैं, लेकिन वहीं योनहो तुरंत 1 सेकंड में दूसरी चाल चल देता है। इस पर वो फिर से सोचकर एक चाल चलते हैं, वहीं योनहो फिर से बिना सोचे दूसरी चाल चल देता है। ये काफी देर तक चलता है। उस पर हुआन कहते हैं, ये तो स्पीड प्लेयर है, इस उम्र में ऐसा खेल कौशल। स्पीड प्लेयर यानी ऐसा खिलाड़ी जो गो या चेस जैसे खेलों में तेजी से सीमित समय में चाल चलता है, और आगे भी योनहो इसी स्पीड में खेलता रहता है। उससे हुआन के धीरे धीरे पसीने छूटने लगते हैं। फिर हुआन एक चाल चलने लगते हैं, लेकिन तभी रुक जाते हैं और हैरान होकर मन में सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ स्पीड प्ले नहीं है, क्या ये कोई बैटल डीमन है? तभी उन्हें रुका देख योनहो कहता है, तुम खेलोगे नहीं। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।